हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम फिलिप्स वक्र के बारे में पढ़ेंगे। फिलिप्स कर्व ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं उनमें भी लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हम इसमें बात करते हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। चर्चा करने से पहले हम कीन्सवादी जो मॉडल था उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। उनका मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है या जो पूर्ति वक्र है उसमें वो एक एल शेप, उल्टे एल की आकृति का होता है। इस तरह से इसका क्या मतलब है, जब तक इकोनॉमी में मंदी की स्थिति है या बेरोजगारी की स्थिति है या जब तक इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, तब तक यदि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है तो वो कीमत स्तर में कोई वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी वो राष्ट्रीय उत्पादन रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होगी। और पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के बाद यदि एग्रीगेट डिमांड में समग्र मांग में वृद्धि होती है तो तब महंगाई बढ़ेगी। ये केन्स का मानना था। ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने से पहले इकोनॉमी में बहुत एक्सेस कैपेसिटी होती है, निष्क्रिय पूंजी पड़ी रहती है। तो जब यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो उस एक्सेस कैपेसिटी का या अतिरिक्त क्षमता का और निष्क्रिय पूंजी का उपयोग होने से राष्ट्रीय उत्पादन रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। इस कारण कीमत स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा वादियों का मानना था, या कीन्सवादी मॉडल के अंतर्गत इस तरह से उन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के स्तर को और अलग ही रखा। इनके बारे में कोई उन्होंने विशेष अवरोध की स्थिति को नहीं बताया। अब आते हैं A.W. फिलिप्स। इन्होंने ब्रिटेन में लगभग 100 वर्षों तक एक रिसर्च की ब्रिटेन के आंकड़ों पर, और इन्होंने पाया कि 1958 में इन्होंने एक अपना लेख प्रकाशित किया और उसमें इन्होंने बताया कि बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की जो दर है उसके मध्य में क्या है, विपरीत संबंध है। There exists an inverse relationship between rate of unemployment and rate of inflation। मतलब बेरोजगारी की दर में और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध है। ये सभी अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा और एक नीति निर्माताओं के लिए एक ट्रेड ऑफ की सिचुएशन थी कि अब दोनों ही इकोनॉमी की समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन भी और बेरोजगारी भी। अब इन दोनों में विपरीत संबंध है। यदि अब इन दोनों को एक साथ कम करना है तो नीति निर्माताओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया कि किस तरह से इसे डील किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर फिलिप्स बता रहे हैं कि इस विपरीत संबंध का मतलब है कि एक ट्रेड ऑफ से होता है जिसमें बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत अधिक दर के रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी भी अर्थव्यवस्था को यदि उससे बेरोजगारी की दर को कम करना है तो मुद्रास्फीति की अधिक दर को वहन करना पड़ेगा। और यदि किसी अर्थव्यवस्था में ये ज़रूरी है कि नहीं, हम बेरोजगारी को वहन कर सकते हैं लेकिन मुद्रास्फीति को नहीं कर सकते, तो मुद्रास्फीति को यदि कम रखना है तो बेरोजगारी की अधिक ऊंची दर आपको सहनी पड़ेगी। बेरोजगारी की अधिक ऊंची दर के रूप में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, इसी को फिलिप्स ने एक कर्व के रूप में दर्शाया है जिसको फिलिप्स वक्र के नाम से जाना गया है, फिलिप्स कर्व के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम देखेंगे, ये एक डायग्राम इन्होंने लिया है। इसमें उन्होंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स या बेरोजगारी की दर को लिया है, और वाई एक्स पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन या परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल, मुद्रास्फीति की दर को, मुद्रास्फीति मतलब कीमत स्तर में वृद्धि की दर को लिया है। ठीक है, हाँ मैं बताना भूल गई, मुद्रास्फीति का मतलब आपको पता है ना, महंगाई, जिसको आम भाषा में बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होने की स्थिति को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि यदि बेरोजगारी और महंगाई में दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा नीति निर्माताओं को, क्योंकि इन दोनों में ट्रेड ऑफ है। ऐसा फिलिप्स ने अपनी रिसर्च के आधार पर कहा। तो ऐसा देखा भी गया। फिर 1960 के दशक में यूएसए में भी और
बाकी बाकी देशों में भी इस तरह के जो आंकड़ों के आधार पर ये पाया कि मुद्रास्फीति में और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध है। इसको एक डायग्राम में देखा भी है, ये देखो नीचे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के डेटा थे 1960 से 70 के दशक के बीच के, जिसमें भी हमें इसी तरह का एक ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो फिलिप्स की जो स्टडी थी ये सच साबित हो रही थी 60 के दशक तक। तो इसके आधार पर कई अर्थशास्त्री ये विश्वास करने लगे कि ऐसा स्थिर फिलिप्स वक्र पाया गया जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच पूर्वानुमान के अनुसार विपरीत संबंध प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त एक देश के स्थिर फिलिप्स वक्र के आधार पर उन्होंने एक ट्रेड ऑफ पर जोर दिया जिसका आर्थिक नीति निर्माताओं को सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये ट्रेड ऑफ नीति निर्माताओं के लिए दुविधा एक असमंजस की स्थिति या दुविधा प्रस्तुत कर देता है कि वे क्या कम बेरोजगारी के साथ अधिक मुद्रास्फीति की दर का चुनाव करें या निम्न मुद्रास्फीति की दर के साथ बेरोजगारी की अपेक्षाकृत अधिक दर का चुनाव करें। अब किसका चुनाव करें? अब जब ऐसी परिस्थिति है कि दोनों में विपरीत संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो नीति निर्माता यदि बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो फिलिप्स के अनुसार उनको मुद्रास्फीति की ऊंची दर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फिलिप्स का मानना था। इसके बाद 1970 और 80 के दशक में एक नया रिसर्च हुआ जिसके बाद एक नए डेटा सामने आए और जिसमें ये देखा गया कि ऐसी परिस्थितियां हो रही थी बहुत से देशों में कि वहाँ बेरोजगारी की भी ऊंची दर है और मुद्रास्फीति की भी ऊंची दर है। और यूएसए और ब्रिटेन में भी 60 के दशक तक ये ट्रेंड ठीक था, जैसा फिलिप्स ने बताया था कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद 70 और 80 के दशक में ये जो संबंध था वो बाद में नहीं दिखा। वहाँ पर बेरोजगारी की भी ऊंची दर थी और मुद्रास्फीति की भी ऊंची दर थी, जिसको एक टर्म दिया गया स्टैग इन्फ्लेशन। ये भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या आप मान सकते हो। भारत में भी एक स्टैग इन्फ्लेशन की सिचुएशन पाई जाती है अभी भी, कि यहाँ पर हमें बेरोजगारी एक ही समय में बेरोजगारी की भी ऊंची दर का सामना करना पड़ रहा है और मुद्रास्फीति का भी। ठीक है, स्टैग इन्फ्लेशन यही है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की जब दोनों स्थितियाँ एक साथ पाई जा रही है तो उसको स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, स्टैग इन्फ्लेशन क्या है। तो जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों की ऊंची दर एक साथ पाई जा रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैग इन्फ्लेशन की स्थिति कहेंगे। अब ये इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि ये किस तरह से प्राप्त हो रहा है, क्यों फिलिप्स बार बार बता रहा है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में ये विपरीत संबंध है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, यहाँ पर एक ये मॉडल, एक कर्व दिया है एग्रीगेट सप्लाई वक्र, एक कीनेसियन मॉडल की अकॉर्डिंग यहाँ एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये एग्रीगेट सप्लाई वक्र है और ये एग्रीगेट डिमांड वक्र। ठीक है, अब सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई वक्र की बात करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसका रीज़न बताया है। जो समग्र पूर्ति वक्र है 2 कारणों से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। पहला कारण बताया कि अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील साधन, जिसको हम जनरली लेबर या श्रम को परिवर्तनशील साधन ये लेते हैं, में हासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हासमान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादन में कमी आ जाती है। श्रम के सीमांत भौतिक उत्पादन क्या होता है? एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से कुल भौतिक उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, वो क्या होगा? श्रम का सीमांत भौतिक उत्पादन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे लेबर की संख्या बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे क्या होता है, श्रम के सीमांत भौतिक उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, दूसरी ओर दूसरा जो कारण बताया, जो इसके कारण क्या होता है, मार्शल को सीमांत लागत बढ़ती है। सीमांत लागत का फॉर्मूला ही क्या था? W/MPPL। एक तो क्या हो रहा है, जो श्रम का सीमांत भौतिक उत्पादन है वो कम हो रहा है। दूसरी ओर धीरे धीरे केन्स का भी ये मानना था और बाकी अर्थशास्त्रियों का, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाएगा श्रमिकों की मांग बढ़ने लगेगी।
श्रमिकों की मांग बढ़ने से क्या होगा, वो अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेजेस भी बढ़ेंगे, मजदूरी की दर भी बढ़ेगी। तो मजदूरी की दर बढ़ने और सीमांत भौतिक उत्पादन के कम होने के कारण क्या होगा, MC बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को उत्पादित करने में जो लागत आ रही है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कुल लागत वक्र कोई बता रहा है, वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पे हमने दिखाया है। अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, समग्र पूर्ति वक्र और समग्र मांग वक्र, समग्र मांग वक्र C+I केन्स वाले में देख लिया था पहले। तो एग्रीगेट डिमांड वक्र और एग्रीगेट सप्लाई वक्र जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारी प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा P। अब सपोज क्या हो, और हमारा जो आउटपुट का डिटर्मिनेशन है Y0, ये कीन्स के अकॉर्डिंग, कीन्स का जो मॉडल था इनकम डिटर्मिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने बोला कि मान लो एग्रीगेट डिमांड क्या है, बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होगा, और उत्पादन होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की बेरोजगारी में कमी होगी, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, श्रमिक जो एक्स्ट्रा लोग थे उनको भी उसमें लगाया जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, उसके साथ साथ क्या होगी, कीमत भी बढ़ेगी। अब यहाँ क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार की वृद्धि हुई, रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई। रोजगार में वृद्धि होने का मतलब क्या है, बेरोजगारी में कमी आई। इसी तरह फिर माना कि एग्रीगेट डिमांड में और वृद्धि हुई, एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़कर AD2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमारी रियल GNP और बढ़कर Y2 हो गई, और प्राइसेस और बढ़कर P2 हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर जो, अब इसी को क्या है, हमने फिलिप्स कर्व के रूप में इधर बताया है। यहाँ पर रियल GNP की जगह हमने रियल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ले ली, और यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही है। P0 पर हम बात कर रहे थे, P0 पर क्या है, यहाँ पर सपोज U3 के इक्वल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पहले Y0 पर। अब क्या हुआ, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो क्या होगा, बेरोजगारी कम हुई, बेरोजगारी कम हो गई, कितनी हो गई, U2 हो गई। लेकिन बेरोजगारी कम होने के साथ साथ अब जब प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्राइस को भी बढ़ाएगा, कीमत स्तर को भी बढ़ाएगा, जो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाकर P0 से P1 कर देगा। बेरोजगारी में कमी हुई, लेकिन क्या हुआ, कीमतें बढ़कर P0 से P1 हो गई। अब इन्होंने क्या बोला, सपोज और एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो C पॉइंट पे होगा। यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़कर P1 से P2 हो गई, और रियल GNP Y1 से Y2 हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है U2 से कम होकर क्या हो जाएगी, U1। लेकिन बेरोजगारी को कम करने की कॉस्ट पर हमें क्या भुगतना पड़ेगा, इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर को कम करना है तो कीमत बढ़ जाएगी। ये इन्होंने बताया इस डायग्राम के माध्यम से। फिलिप्स वक्र का जो निर्माण हो रहा है इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसी से हमने ये P0 को यहाँ लेकर आए, Y0 से Y1 हुए इनकम। जब इनकम रियल GNP बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ा, तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, और रोजगार बढ़ा तो और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन ये इससे क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कीमत स्तर भी बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने, फिलिप्स ने बताया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसलिए नीतिवादियों, आर्थिक नीति निर्माताओं को इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ झेलना पड़ता है, एक विरोधाभास झेलना पड़ता है कि दोनों में से दोनों ही समस्याओं को एक साथ यदि कम करना है तो ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए। जैसे हम राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति की बात करें तो होता क्या है, अभी भी यदि विस्तारवादी नीति अपनाई जाए तो विस्तारवादी नीति क्या करेगी, विस्तारवादी नीति से हमारी
रियल जीडीपी बढ़ेगी, उससे रोजगार में वृद्धि होगी, बेरोजगारी की दर बेरोजगारी में कमी आएगी। लेकिन विस्तारवादी नीति से क्या होगा, चाहे मौद्रिक नीति की बात करें या राजकोषीय नीति की, उससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। तो रोजगार को कम करने के साथ साथ हमें मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई मात्रा झेलनी पड़ेगी। ये इस तरह से हमारा एक ये फिलिप्स कर्व हुआ पूरा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, ये देखो, अब 1970 के दशक के बाद जब वो रिसर्च हुआ, हमने देखा, तो इस तरह के हमें कुछ डेटा प्राप्त हुए जिससे माना गया कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, सपोज ये यहाँ इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। ऐसे ही जो ऊपर वाले पॉइंट्स है, ये सब में इसी तरह के हमें रिलेशन दिखे। तो एक तरह से फिलिप्स वक्र का इसको विध्वंसी माना गया। फिर फ्रीडमैन ने और बाकी सब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने एक दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने बुलाया कि दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व कैसा होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर एक मतलब एक इस तरह से आपको एक लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व प्राप्त होगा। और ये सारे जो वक्र होंगे ये अल्पकालीन फिलिप्स वक्र होंगे। तो इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक ये आपका हुआ। इस पर छोटा ही प्रश्न बनता है, वैसे आपके इतना डिटेल में नहीं आता। तो आप जस्ट फिलिप्स कर्व के बारे में बताओगे ये क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध को बताने वाला कर्व है, जो किसने दिया था, A.W. फिलिप्स ने दिया था। ठीक है, ये किस तरह से हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसमें ऐसा विपरीत रिलेशन को कैसे समझाया, बस वो आपको एक लाइन में समझ में आना चाहिए। क्योंकि यदि इकोनॉमी में विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप यदि आय बढ़ती है, ठीक है, या रियल जीडीपी बढ़ेगी, तो क्या होगा, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। ठीक है, आय बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड के दो इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्राइसेस को भी बढ़ाएगा और इनकम बढ़ाने के साथ साथ वो रोजगार को बढ़ाएगा। साथ में रोजगार बढ़ने से बेरोजगारी की दर कम करेगा। बेरोजगारी की दर तो कम होगी, लेकिन क्योंकि विस्तारवादी नीति से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, इसके कारण कीमत स्तर भी ऊपर उठेगी। तो हमें ये दोनों चीज़ें एक साथ झेलनी पड़ेगी, कीमत, ऊंची मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर। तो इन दोनों में एक तरह का ट्रेड ऑफ बताने वाला जो कर्व है वो है फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये आपका पूरा हुआ।